सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और प्रश्नावली 4.1 में अब हम करेंगे प्रश्न क्रमांक 1 का ये दूसरा सवाल। तो ये एक द्विघात समीकरण है और इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं, वो भी गुणनखंड विधि से। तो बहुत अच्छे से समझना है। देखिए, सबसे पहले क्या करना होता है कि जो द्विघात समीकरण हमें दिया गया है उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिया गया द्विघात समीकरण। इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है, दिया गया द्विघात समीकरण। ठीक है, ये लिखना है। और ये पूरा द्विघात समीकरण नीचे लिख देना है। 2x वर्ग प्लस का x माइनस 6 और बराबर 0। ठीक है, इतना बन जाएगा। बहुत बढ़िया। अब गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने का पहला कदम क्या है, तो इसे हम रफ पेपर पर भी समझ सकते हैं कि पहले कदम में सबसे आखिरी वाली संख्या का गुणा x वर्ग के गुणांक में करना है। तो 6 दूनी 12 है और माइनस था तो माइनस का 12 आएगा। ठीक है, अब ऐसी दो संख्याएं खोजनी है जिनका गुणा 12 होता हो। माइनस चिन्ह को थोड़ी देर के लिए वैसे भूल भी जाओ। तो ऐसी दो संख्याएं सोचो जिनका गुणा 12 होता हो। तो ठीक है, तो सबसे पहले तो 12 एकम 12 होता है, बिल्कुल सही बात है। और फिर होता है 6 दूनी 12, है ना। और फिर होता है 4 तिया 12। तो ये हमें 3 ग्रुप मिले। पहला ग्रुप ये है, ठीक है, दूसरा ग्रुप ये है और तीसरा ग्रुप यहाँ पे ये है। हमें 3 ग्रुप मिल चुके हैं, लेकिन इनमें से कोई एक ग्रुप सही है। वो कौन डिसाइड करेगा? बीच वाली संख्या। मतलब बीच वाली संख्या हमें बताती है कि जोड़ने घटाने से बीच वाली संख्या आनी चाहिए। तो x का गुणांक कितना है? 1। तो इनको जोड़ने या घटाने से प्लस का 1 आना चाहिए। तो देखो 12 और 1 में न जोड़ने से भी 1 नहीं आएगा, घटाने से भी 1 नहीं आएगा। 6 और 2 को जोड़ने से भी नहीं आएगा 1 और घटाने से भी नहीं आएगा। देखो 6 और 2 को जोड़ो तो 8 आएगा और 6 में से 2 चले जाएंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। कभी 1 नहीं आ सकता। लेकिन 4 और 3 में 4 में से 3 घटा दें तो 1 आ जाएगा, वो भी धन का। तो प्लस का 4 लेना पड़ेगा और माइनस का 3 लेना पड़ेगा। तो प्लस का 4 हो गया, माइनस का 3। तो 4 गुणित -3 कर लेंगे तो गुणा करेंगे तो माइनस का 12 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 का कोई भी चिन्ह नहीं है तो वो प्लस का माना जाएगा। और ये माइनस का है तो प्लस माइनस का माइनस ही होता है। तो गुणा में हमें -12 चाहिए था ना, तो गुणा में हमें -12 मिल जाएगा। और जोड़ने घटाने पे +1, तो प्लस के 4 में से माइनस का 3 जाएगा तो प्लस का 1 ही तो बचेगा। और अगर हम इनमें x लगा देंगे तो 1x बच जाएगा प्लस का, जो हमें चाहिए है। तो 4x प्लस का और -3x, ये हमें संख्या मिली। तो अगले स्टेप में हम क्या करते हैं कि पहला पद जैसा है वैसा ही रहेगा और आखिरी वाला पद भी जैसा है वैसा ही रहेगा, यानी -6 और बराबर में क्या था? 0। ये चेंज नहीं होता। सिर्फ ये +x की जगह पे बीच वाला पद हम तोड़ के लिख सकते हैं, प्लस का 4x और माइनस का 3x। बोलो समझ आया कि नहीं? तो ये गुणनखंड विधि का कदम होता है, पहला कदम। इसमें हम मैंने आपको गुणनखंड विधि अलग से भी सिखाई हुई है। आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप जाके वहां से देख सकते हो क्रम से पूरा चैप्टर। यहाँ पे अब देखिए 4 पद हो चुके हैं, 2 पद ये हैं और 2 पद ये हैं। ये देखिए, ये 2 पद आपको दिख रहे हैं ना, और अगले 2 पद आपको ये दिख रहे हैं ना। तो इन 2 पदों में से हम वही कॉमन निकालेंगे जो दोनों के पास हो। यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे 2 है। क्या यहाँ पे 2 है? तो आंसर है 4 है तो 2 भी होगा ही, क्योंकि 2 का भाग 4 में पूरी बार चला जाता है। मतलब 2 भी कॉमन निकल सकता है दोनों जगह से और x भी कॉमन निकल सकता है दोनों जगह से। तो क्या बचेगा कोष्टक में, वो लिखेंगे दोनों के पास। पहले इससे पूछा कि अगर तुम्हारे यहाँ से 2x निकल जाएगा तो क्या बचेगा? तो इसने कहा देखो 2 निकल जाएगा और 2x थे मेरे पास, तो 1x निकल भी जाएगा तो 1x बच जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस। फिर यहाँ पूछा कि तुम्हारे पास क्या बचेगा अगर 2x निकल जाएगा? तो देखो इसने कहा कि पहले 2 निकलेगा, तो मैं तो 4 था तो 2 दूनी 4, 2 बार भाग चला जाएगा 2 का, तो 2 बचेगा। और x तो पूरा ही निकल गया तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो x + 2 बचेगा। अब इन दोनों पदों से पूछा कि तुम लोगों के पास क्या है ऐसा जो दोनों के पास वो कॉमन निकल सके। देखो यहाँ पे माइनस जो चिन्ह है वो तो रहेगा, 2 पद के बाद जो चिन्ह रहता है वो तो रहेगा ही रहेगा। और 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है 3, क्योंकि 3 का भाग 6 में पूरी बार चला जाता है, तो 3 तो कॉमन निकलेगा। x यहाँ है, x यहाँ नहीं है, तो x कॉमन नहीं निकल सकता, क्योंकि कॉमन वही निकलता है जो दोनों के पास हो।
तो माइनस का 3 निकाल के आप कोष्टक में वो लिखेंगे जो दोनों के पास बचा है। तो देखो 3 निकल गया तो x बचेगा। और हमेशा याद रखना कि जब माइनस बाहर की तरफ कॉमन हो तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, तो ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। और 3 का भाग 6 में करेंगे तो 3 दूनी 6 2 बार चला जाएगा। तो ये दोनों कोष्टक बिल्कुल सेम आ चुके हैं। ध्यान रखना अंडरलाइन नहीं करके लिखना, आपको बिना अंडरलाइन के लिखना है। ये तो मैं समझाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ, एग्जाम में डायरेक्ट लिखना है। तो ये देखो 2 कोष्टक हैं, पहले तो बराबर 0 लिख लो। ये 2 कोष्टक 2 बार लिखे हैं तो इन्हें 1 बार लिख लो, x प्लस 2। और बाकी जो बचा हुआ है 2x माइनस 3, इसको लिख लो 2x माइनस 3, और बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब पहले कोष्टक के बराबर 0 करना है और दूसरे कोष्टक के भी बराबर 0 करना है। तो x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पे आप इम्प्लाई z चिन्ह का यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए, तो ये करने से बहुत अच्छा दिखने लगेगा सॉल्यूशन। फिर यहाँ पे या शब्द यूज़ करोगे और दूसरे कोष्टक के बराबर भी 0 लिख लोगे। इसके बाद देखो ये प्लस का 2 इस तरफ लेके आ जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा -2। और इसी तरीके से 2x तो ज्यों का त्यों रहेगा। पहले ये संख्या जो है इसको इस तरफ भेजो तो ये प्लस की हो जाएगी। इसके बाद देखो x बराबर कितना है -2, पहले से ही इसको हमने वापस लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि अभी इसको सॉल्व होना जरूरी है। तो गुणा में 2 है तो बटे में, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3/2। तो एक मूल ये हो जाएगा, एक मूल ये। अब अधिकांश बच्चे यहाँ तक आंसर लिख के चले जाते हैं, लेकिन आपको आगे भी लिखना है कि क्या लिखोगे। अतः द्विघात समीकरण, और जो द्विघात समीकरण हमें क्वेश्चन में दिया गया था उसको लिखेंगे 2x वर्ग प्लस x माइनस 6। फिर लिखना है के अभीष्ट मूल। ये भाषा आपको जरूर लिख के आने हैं, ठीक है। के अभीष्ट मूल क्या होंगे बताओ? -2 और प्लस 3/2 होंगे। तो -2 यहाँ पे इस तरीके से लिखो, x बराबर -2 3/2 होंगे। तब एग्जामिनर आपसे इम्प्रेस होगा कि हाँ ये सब कुछ जमा के लिखता है। अब आपको यहाँ से नोट कर लेना है, अच्छे से लिख लो इसको, ये वाला, फिर इसके बाद ये, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ आ गया होगा। आप एक बार प्रैक्टिस करिएगा, और गणित में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जितनी बार हो सके आप अभ्यास करते रहिएगा मैथ्स में, और बाकी विषय को भी साथ लेके चलना है, और तभी आप मेरिट में आएंगे। तो सभी विषयों को अच्छे से पढ़ते भी रहना है, और मैथ्स को भी अच्छा स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको आगे भी काम में आएगा, 11th 12th में भी। तो इसलिए बहुत अच्छे से मैथ को करना है। बाकी आगे के वीडियोस देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस मिलेंगे, जिसकी लिंक यहाँ पे लगा दूंगा एंड स्क्रीन में। तो जाके आप क्रम से अध्ययन कर सकते हो, ठीक है। आपके लिए सुविधाजनक हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।